Hello students, I welcome you all to the online classes of CATG. Today we are studying surface chemistry and lecture number 6th. बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये जो टॉपिक है बच्चों, देखना ये टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन जेई मेंस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई मेन एंड नीट, क्योंकि इसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है जिस पर डायरेक्ट सिंपल है और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं नीट और मेन में। ठीक है, चलो तो जो एप्लीकेशन एडजॉर्प्शन के कई सारे एप्लीकेशंस आपके एनसीईआरटी और अदर बुक्स में मिल जाएंगे। हम सभी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, उससे बस आपका और हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा होगा बेसिकली, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आप एनसीईआरटी से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, आपको 100% समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल बातें हैं। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखेंगे जिसमें थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं जिसको समझना जरूरी है। तो जैसे पहला एप्लीकेशन है इन हेटेरोजीनस कैटालिसिस। हेटेरोजीनस कैटालिसिस, ये हेटेरोजीनस कैटालिसिस क्या है? तो आप देखोगे जनरली कई सारे गैसियस रिएक्शंस हैं, जैसे C2H4 एक गैस है। C2H4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? तो ये HC डबल बॉन्ड CH2, ये देखो C2H4 का स्ट्रक्चर, इसमें एक डबल बॉन्ड है। ये गैस है, इसमें हाइड्रोजन गैस ऐड हो जाता है। हाइड्रोजन गैस का स्ट्रक्चर H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और ये बना लेता है CH3CH3, या तुम बोल सकते हो C2H6 CH3CH3। तो इसका स्ट्रक्चर है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और तीन तीन हाइड्रोजन दोनों साइड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन हुआ है। इस रिएक्शन में लेकिन एक कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है जिसका नाम है प्लैटिनम कैटलिस्ट। याद आ रहा है तुम्हें? निकेल कैटलिस्ट या फिर पैलेडियम, तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट तुम यूज कर सकते हो। ये पढ़ा होगा तुमने क्लास 10th में, आई थिंक सो, कि प्लैटिनम, निकेल या फिर पैलेडियम के प्रेजेंस में एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है H2 से रिएक्शन करके। इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। तो ये रिएक्शन कैसे होता है? इसको हेटेरोजेनस कैटालिसिस क्यों बोल रहे हैं? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो देखो, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है ये सभी गैसियस स्टेट में है। इथेन भी गैसियस स्टेट में होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पर। इथीन और हाइड्रोजन सभी गैसियस हैं, लेकिन ये जो कैटलिस्ट कैसे हैं? प्लैटिनम एक मेटल है ना, प्लैटिनम, निकेल, पैलेडियम सब मेटल्स हैं, डी ब्लॉक वाले। तो ये सब सॉलिड स्टेट्स में है, तो सॉलिड स्टेट में कैटलिस्ट है, इसीलिए बोलते हैं हेटेरोजीनस कैटालिसिस। मतलब कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स से अलग स्टेट रखता है, अलग फिजिकल स्टेट या अलग फेज में है। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे काम करता है ये प्लैटिनम, निकेल या फिर पैलेडियम। तो बहुत ही सिंपल काम करने का तरीका है बच्चों, तुम लोग भी लिख सकते हो। ये देखो, ये जो है तुम्हारा सरफेस है कैटलिस्ट का। ठीक है, कैटलिस्ट का सरफेस है, ये मान लो प्लैटिनम का सरफेस है। तो प्लैटिनम क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये देखो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, H और H। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है जिसमें दो हाइड्रोजन एटम एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो ये जैसे ही जाता है एब्जॉर्ब होने के लिए, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है। तो क्या होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। तो ये ऐसा देखो, ये बॉन्ड ऐसा कमजोर हो गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस दोनों के बीच का बॉन्ड कंप्लीटली नहीं टूटा है, लेकिन ये कमजोर हो गया बॉन्ड। ठीक है ना, ये बॉन्ड इस दोनों के बीच में कमजोर हो गया। क्यों कमजोर हो गया है? क्योंकि प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुआ है,
एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो इस बॉन्ड को लगभग तोड़ दिया है। फिर क्या करता है, ऊपर से आ जाता है तुम्हारा C डबल बॉन्ड CH2 और इधर भी H2। अब क्या करता है, ये दोनों हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। एटॉमिक मतलब दोनों एटम्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हाइड्रोजन एटम तो अकेला स्टेबल नहीं है, हाइड्रोजन एटम हमेशा चाहता है कोई ना कोई बॉन्ड बना ले। तो हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, ये चाहेगा कि पाई बॉन्ड जो कि एक कमजोर बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ करके ये एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ जाएगा इस कार्बन से। तो यहां से क्या बन जाएगा, देखो ये कैटलिस्ट का सरफेस है। तो देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अब एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ गया है और दूसरा हाइड्रोजन इधर से जुड़ गया है। ठीक है, कैटलिस्ट सरफेस फिर से अलग हो गया। तो कैटलिस्ट का रोल था यहां पर देखो बीच में दोनों हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ करके इस दोनों कार्बन से जोड़ देने का रोल किसने किया, कैटलिस्ट ने किया। ठीक है, लिख लो इसको, ये एग्जांपल लिख लो। हेट्रोजीनस कैटालिसिस में ऐसे कई सारे रिएक्शंस होंगे बच्चों, हम ज्यादा एग्जांपल नहीं ले रहे हैं। जैसे यहां पर तुम CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी ले सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हो, डबल बॉन्ड ले सकते हो, कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले सकते हो। हमने एथीन लिया है, तुम प्रोपीन ले सकते हो। कई सारे रिएक्शंस हैं ऐसे। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरे यूजेस पर चलते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों हम। देखो एड्जॉर्प्शन फेनोमेना का ही कहीं ना कहीं यूज होता है एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शन में। ये एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन क्या है या फिर एंजाइम कैटालिसिस क्या है? एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, तो एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम का मतलब है ऐसा कंपाउंड या ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो लिविंग एंटिटी में, लिविंग बीइंग्स में पाया जाता है, जीवित चीजों में पाया जाता है, और जीवित चीजों के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको कैटालाइज करता है, उस रिएक्शन के रेट को ये बढ़ाता है। तो एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, लिख लोगे, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी जितने होते हैं, बायोलॉजिकल केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में होते हैं या किसी दूसरे लिविंग बीइंग्स में होते हैं, उसको कैटलाइज करते हैं एंजाइम्स। ठीक है, तो एंजाइम कैसे एज ए कैटलिस्ट के तौर पर वर्क करता है, इसके लिए हम लोग एक मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है, उस पर ध्यान देंगे। उसको बोलते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म। लॉक एंड की मैकेनिज्म या मॉडल। तो ये लॉक एंड की मॉडल क्या है? ये बोलते हैं एंजाइम एक लॉक के तरह है और जो भी रिएक्टेंट्स हैं बॉडी के अंदर वो एक की के तरह है। लॉक की बोलने का सिग्निफिकेंस क्या है? तो जैसे देखो ये कि एंजाइम है, मान लो ऐसा, ये एंजाइम है। ई मतलब एंजाइम, लिख लोगे बच्चों, ई मतलब एंजाइम। और ये तुम्हारा रिएक्टेंट है। ये तुम्हारा है रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं एस। रिएक्टेंट को ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग एंटिटीज के अंदर जो रिएक्शंस होता है उसमें रिएक्टेंट को बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो यहां लिखते जाओगे E इज इक्वल टू एंजाइम, S इज इक्वल टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट और रिएक्टेंट। ठीक है, सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट। और ये दोनों
एंजाइम देखो, ये जब, अब देखो रिएक्शन क्या करना है तुम्हें, रिएक्शन मतलब इस सबस्ट्रेट को दो पार्ट में तोड़ना है। तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए कैसा, तुम्हें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ये दिखाते हैं देखो। तुम्हें इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में यहां से बेसिकली तुमको तोड़ना है। एक रिएक्टेंट को तोड़ करके टूट गया दो पार्ट में, तो दो यहां पे नए नए प्रोडक्ट मिल गए। ये है तुम्हारा पी, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, ठीक है, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। तो करना क्या पड़ता है, देखो ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये इसके अंदर एंटर करता है। तो ये एंजाइम का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इसके अंदर एंटर करेगा तो क्या करेगा, इसका जो ओपनिंग है उसको थोड़ा सा वाइड करेगा, और इसके ओपनिंग को वाइड करेगा तो क्या होता है, यहां से मॉलिक्यूल टूट जाता है। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म। एंजाइम का जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के साथ इस तरीके से जुड़ता है कि सबस्ट्रेट में जैसा चेंज लाना होता है वैसा चेंज आ जाता है, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट बीच में यहां पर क्या हुआ होगा, ये एंजाइम जो है इस सबस्ट्रेट के साथ एंटर किया होगा, ऐसा कुछ बन गया होगा। देखो देखो ये बन गया है तुम्हारा, इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ES। क्या बोलते हैं इसको, ES है। ES इज इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से एक एंजाइम क्या करता है, एक सबस्ट्रेट बॉडी के अंदर एक केमिकल को रिएक्ट करवाता है। रिएक्ट मतलब इसको तोड़ करके दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, या कुछ भी करना, एक चीज को नए चीज में कन्वर्ट कर देना। तो उसके लिए इसमें इसका जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है वो इस तरीके से जुड़ता है सबस्ट्रेट के साथ कि सबस्ट्रेट में जैसा चेंज लाना होता है वैसा चेंज ला देता है। तो ये मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं लॉक एंड की। अब लॉक एंड की का स्पेशल सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहले इसको लिख लो, फिर हम बताने वाले हैं कि लॉक एंड की का स्पेशल सिग्निफिकेंस क्या है। जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चों इसको। लॉक एंड की का स्पेशल सिग्निफिकेंस है कि जैसे एक ताले का एक पर्टिकुलर चाबी होता है, एक ताला एक ही चाबी से खुलेगा, किसी दूसरे चाबी से नहीं खुलेगा, या फिर एक चाबी किसी एक ही ताला को खोल सकता है। तो एक ताले का एक पर्टिकुलर चाबी होता है, या एक चाबी से एक पर्टिकुलर ताला खुलता है। ये दोनों आपस में कपल होते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो वैसे ही एक पर्टिकुलर एंजाइम, एक पर्टिकुलर बायोकेमिकल, बायोकेमिकल मतलब जो बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं, एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर केमिकल को ही रिएक्ट करवाता है, या एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन ही करवा सकता है। और मान लो X नाम का एक रिएक्शन अगर Y नाम के एंजाइम से हो रहा है, तो Y नाम का एंजाइम सिर्फ X नाम का रिएक्शन करवा पाएगा, और X नाम का रिएक्शन करवाने के लिए सिर्फ Y नाम का एंजाइम ही काम करेगा, दूसरा कोई एंजाइम काम नहीं करेगा। तो इसीलिए बच्चों बोलते हैं कि एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट, लिखोगे एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट आर हाईली स्पेसिफिक और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर।
मतलब एक एंजाइम से एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन ही होगा, और या उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए यही वाला एंजाइम चाहिए होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं एंजाइम कैटालिसिस। इसी को देखो काइनेटिकली यानी काइनेटिक्स की मदद से, काइनेटिक्स आपने पढ़ा है ना अभी जस्ट, केमिकल काइनेटिक्स, तो मान लो इसको बोलेंगे बायोकेमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिकली इसी को कैसे दिखाते हैं? काइनेटिकली दिखाने का मतलब इसको स्टेप 1 में बताओ क्या हो रहा है, स्टेप 2 में क्या हो रहा है, ठीक है ना, इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है। तो देखो काइनेटिकली ये जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है वो हमेशा 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 में देखो क्या होता है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिल करके बनाता है ES, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत बच्चों? यह है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यह है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और स्टेप 2 में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है टूट करके एंजाइम अलग हो जाता है प्लस प्रोडक्ट अलग हो जाता है, E प्लस P बना दिया। स्टेप 2 जो होता है ये स्लो होता है, स्टेप 1 जो होता है ये फास्ट होता है एंड रिवर्सिबल होता है। स्टेप 1 है फास्ट एंड रिवर्सिबल, स्टेप 2 है स्लो। कोई दिक्कत बच्चों? स्टेप 1 इज फास्ट एंड रिवर्सिबल, स्टेप 2 इज स्लो, ये RDS है। तो अब हम इसके आगे नहीं बता रहे, अब तुम लोग पता कर सकते हो कि इसका काइनेटिक्स कैसा है। हालांकि काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हमने इसका एक्स्ट्रा चर्चा कर दिया आपको कि कौन सा स्टेप फास्ट है कौन सा स्लो है, ये आपको पूछा नहीं जाता है। आपको बस ये जानना होता है कि 2 स्टेप में हमेशा रिएक्शन होता है। स्टेप 1 में एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और स्टेप 2 में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम तुम्हें कुछ रिएक्शंस दिखा रहे हैं जो एंजाइम के द्वारा कैटालाइज होते हैं। जैसे ये वाला देखो, ये C12H22O11 का नाम सुना है आपने, ये सुक्रोज है, SUCROSE। सुक्रोज कहाँ होता है? जो चीनी होता है ना घर में, वो चीनी सुक्रोज ही है बेसिकली, ठीक है। तो सुक्रोज में वाटर डालो और इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज नाम का एंजाइम जो कि ईस्ट में पाया जाता है, ये इन्वर्टेज एंजाइम जो है C6 ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है इसको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये जो है सुक्रोज जो है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज, देखो कि ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम है, ये दोनों आइसोमर्स हैं, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है हम लोग पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स नाम के चैप्टर में, वहां पर अभी हम नहीं बताएंगे डिफरेंस इसका, ठीक है ना। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया इन्वर्टेज नाम का एंजाइम। और फिर ये ग्लूकोज है, देखो बच्चों ये है ग्लूकोज, फ्रक्टोज नहीं, ध्यान रखना, ये याद रखना जरूरी है। फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा क्योंकि दोनों अलग अलग कंपाउंड है, फॉर्मूला देखने में सेम लग रहा है। तो ग्लूकोज जो है वो जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज से बन जाता है अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है। तो बेसिकली जो अल्कोहल बनाते हैं ना, जो हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है, अच्छा नहीं होता है ड्रिंकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग करना, दारू बोलते हैं लोग उसको, ये अच्छा चीज नहीं है हेल्थ के लिए वो, लेकिन बनता है इसी तरीके से। ये सुक्रोज मतलब शुगर केन में पाया जाता है, ये शुगर केन। हालांकि शुगर केन के अलावा भी सोर्सेस हैं, जैसे अंगूर में भी पाया जाता है, ये बहुत सारे सोर्सेस हैं। तो वहां से यही बैक्टीरिया के अंदर ये दोनों चीजें होता है, इन्वर्टेज और जाइमेज। और इन्वर्टेज सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज फ्रक्टोज में, और ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है जाइमेज की, जाइमेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में। ये जितना एरो पर लिखा हुआ है सभी एंजाइम्स है, ठीक है। ये स्टार्च है बच्चों, देखो स्टार्च एक पॉलीमर होता है, स्टार्च एक पॉलीमर है बच्चों, ध्यान देना। स्टार्च एक पॉलीमर, पॉलीमर मतलब n नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पर लगे हुए, तुम इधर 100 लिख सकते हो, 500 लिख सकते हो, 300 लिख सकते हो, तो n नंबर ऑफ यूनिट्स लगे हुए यहां पर। स्टार्च है, स्टार्च वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और डायस्टेज नाम का एंजाइम है, ठीक है ना। स्टार्च डायस्टेज के नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है मैल्टेज में, ये मैल्टेज है। देखो बच्चों इसका मैल्टेज और सुक्रोज का देखो फॉर्मूला सेम है, C12H22O11, लेकिन इसका फॉर्मूला सेम है पर दोनों आइसोमर्स हैं।
इन सब का डिटेल्ड चर्चा होगा। हम लोग कहाँ चर्चा करेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स में, ठीक है ना। बायोमॉलिक्यूल्स मतलब बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेल्टेज है, और सॉरी ये मेल्टेज नहीं, ये मेल्टोज है बेसिकली, ये जो बना है मेल्टोज, ठीक है। तो स्टार्च डायस्टेज के प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन करके बन जाता है मेल्टोज। और मेल्टोज जो है, ये मेल्टोज है, ये तुम्हारा मेल्टोज वाटर से फर्दर रिएक्शन करके मेल्टेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में, ध्यान देना कंफ्यूजन ना हो जाए, एरो पर जो है वो एंजाइम है, ठीक है ना। तो मेल्टोज जो है वो मेल्टेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में बन जाता है। ये देखो, ये तुम्हारा बन गया है C6H12O6। तो ये जो है ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज, एक मिनट हम देख के बता दें, ये ग्लूकोज में दोबारा कन्वर्ट हो गया, सॉरी ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में, ठीक है ना। तो मेल्टोज से बन गया ग्लूकोज, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये यूरिया है NH2CONH2, पढ़ा है तुमने यूरिया के बारे में? पढ़ा है, कई बार देखा होगा। इसका मोलिकुलर मास 60 होता है। लिक्विड सॉल्यूशन में यूरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमेशा आता है। तो यूरिया जो है यूरेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में, ये यूरिया है, लिख लोगे इधर। खैर ये वाटर से रिएक्शन करता है, एक और बात लिख लोगे इस रिएक्शन में, वाटर भी है रिएक्टेंट साइड में। तो यूरिया प्लस वाटर यूरेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में बनता है NH3+CO2, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट डाउन कर लोगे। एक और बात लिख लोगे, जो मिल्क है ना, मिल्क कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कर्ड में। और लैक्टोबेसिली नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। लैक्टोबेसिली जो एंजाइम है वो जिस बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, सुना होगा आपने। तो अब तुम्हें देखो एनसीईआरटी में एक टेबल मिलेगा, सम इंपॉर्टेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस। सरफेस केमिस्ट्री बुक में एक टेबल मिलेगा, सम इंपॉर्टेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस। उस टेबल को तुम याद कर लोगे ध्यान से, हालांकि यहाँ पे याद कर लोगे तो काम तुम्हारा चल जाएगा, पर उस टेबल में एक और बात दिया हुआ है कि कौन सा एंजाइम किस बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, या किस सोर्सेज में, किस वेजिटेबल के अंदर पाया जाता है। तो ये जो एंजाइम्स है इसका सोर्स भी बताया हुआ है, तो तुम सोर्स भी याद कर लोगे। जेईई मेंस ऑनलाइन में खास करके काफ़ी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम तुम्हें बता रहे हैं, इस इन्फॉर्मेशन को एकदम ध्यान रखोगे हमेशा एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है बच्चों। तभी हमने एंजाइम्स के बारे में बहुत डिस्कशन कर लिया है, इसको नोट डाउन कर लो। अब आगे चलते हैं। तो बच्चों हमने एंजाइम कैटालिसिस और हेटेरोजेनस कैटालिसिस देखा है एडजॉर्प्शन के एप्लीकेशन में। इसके अलावा भी और कुछ एप्लीकेशंस हैं, कई सारे एप्लीकेशंस हैं एक्चुअली। कुछ और इंपॉर्टेंट का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे तीसरा है इन डीकलराइजिंग, डीकलराइजर के रूप में एडजॉर्प्शन फेनोमेना का यूज होता है। जैसे गन्ने का जो रस होता है, गन्ने का जूस, शुगर केन जूस, कैसा कलर होता है, पिया होगा तुम लोगों ने। तो गन्ने का रस जो है मटमैला कलर का होता है। अब मटमैला को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे पता नहीं, पर तुम्हें लिखना है कि गन्ने का जो रस है उसको बोलते हैं, एग्जैक्ट अंग्रेजी नाम तो पता नहीं है, पर गन्ने का जो रस है तुम लिखोगे कि ये कलर्ड सब्सटेंस है, ये वाइट नहीं होता है। तुम जूस देखोगे तो कलर्ड सब्सटेंस है। तो गन्ने का शुगर केन जूस कलर, शुगर केन जो जूस है ये कलर्ड सब्सटेंस है। कैसा है ये? कलर्ड है ये। इसके अंदर से जो कलरिंग मटेरियल है वो मीठा नहीं लगता है। कलरिंग मटेरियल तो उसके अंदर है, पर मीठापन जो आता है वो सुक्रोज के चलते आता है। तो क्या होता है, कलरिंग मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या बच जाता है? सुक्रोज बच जाता है, ठीक है ना, सुक्रोज बच जाता है। तो ये जो सुक्रोज है यही मीठा लगता है बेसिकली, जिसको तुम लोग चीनी बोलते हो,
शुगर बोलते हैं ना, घर में जो शुगर होता है वो सुक्रोज ही होता है। शुगर होता है व्हाइट क्रिस्टल, है कि नहीं, और ये कलर्ड सब्सटेंस है। शुगर कैन जूस जो है, इसको नीचे में लिख देते हैं, ये एक कलर्ड सब्सटेंस है, ठीक है। चलो, शुगर कैन एक कलर्ड सब्सटेंस है, उससे हम क्या करते हैं, चारकोल, याद आ रहा है, एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल बहुत अच्छा एड्जॉर्बेंट है, तो वो क्या करता है, कलरिंग सब्सटेंस को एड्जॉर्ब कर लेता है। चारकोल एज एड्जॉर्बेंट, चारकोल को एड्जॉर्बेंट की तरह यूज करते हैं और कलरिंग मटेरियल को एड्जॉर्ब कर लेता है, और शुगर का क्रिस्टल व्हाइट व्हाइट दिखता है, अच्छा देखने में लगने लगता है, मटमैला कलर खत्म हो जाता है। इसीलिए शुगर कैन जूस से जो डायरेक्टली गुड़ बनाते हैं ना घर में, जो जैगरी बोलते हैं, जैगरी या गुड़ बोलते हैं उसको, तो शुगर कैन जूस से जो डायरेक्टली जैगरी या गुड़ बनाते हैं, उसका कलर होता है, वो देखोगे कि वो थोड़ा सा डार्क येलो बोल सकते हो, या रेडिश, या इस तरह का कलर तुम बोल सकते हो उसका, ठीक है ना। तो वो कलर्ड सब्सटेंस होता है शुगर कैन से अगर डायरेक्टली तुम जैगरी बनाओ। शुगर बनाने के लिए ये चारकोल एज एड्जॉर्बेंट यूज करना पड़ता है। जो चारकोल यूज होता है यहां पर वो एनिमल चारकोल होता है, एनिमल चारकोल, यानी कि एनिमल के हड्डी से बनता है ये चारकोल, एनिमल बोन से ये चारकोल बनता है। इसीलिए जो ऑस्पिशियस डेज होता है, ऑस्पिशियस ओकेजन्स या फिर पर्व त्योहार जिसको बोलते हैं, उस टाइम पर लोग शुगर की बजाय जैगरी यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि शुगर जो बना है ना, इसमें, इसके अंदर तो बोन्स नहीं है, पर इसके बनने में बोन्स का यूज होता है, एनिमल चारकोल का यूज होता है, तो लोग इसको अवॉइड करते हैं ऑस्पिशियस डेज में यूज करना, ठीक है। तो ये है डीकलराइजिंग। फोर्थ है इन डाइंग इंडस्ट्री। डाइंग इंडस्ट्री मतलब, डाइंग मतलब क्या है, डाइंग मतलब कलरिंग, अच्छा, कलर करने में भी और डिस्कलर या डीकलर करने में भी, दोनों जगह एड्जॉर्प्शन नाम के फेनोमेना का यूज होता है। तो जो कपड़े पे कलर होता है ना, देखो कपड़े पर जो ये तुम्हारा ये क्लॉथ फाइबर है, ऐसा ऐसा क्लॉथ फाइबर होता है, वो अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है क्लॉथ फाइबर का, ठीक है ना। कपड़ा ऐसा ही फाइबर होता है। अब कपड़ा का जो फाइबर होता है ना, कई बार ये कलर को अपने ऊपर चिपकने नहीं देता है, क्योंकि कपड़ा अलग टाइप का सब्सटेंस है, कलरिंग मटेरियल अलग टाइप का सब्सटेंस है। अब एक ही कपड़े पर तुम्हें 5 टाइप के कलर चाहिए, तो हो सकता है तुम एक ऐसा कपड़ा ले आओ जिसमें एक कलर जो है अट्रैक्ट कर ले एक दूसरे को, कलरिंग मटेरियल कपड़ा अट्रैक्ट कर ले, पर दूसरा कलर भी उसी कपड़े को अट्रैक्ट करे, जरूरी नहीं है। तीसरा कलर भी उसी कपड़े को अट्रैक्ट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कई सारे कलर एक ही कपड़े पे चिपकाना है तुम्हें, तो क्या करते हैं हम लोग, एड्जॉर्बेंट यूज करते हैं, एलम, एलम एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट, एलम नाम का एड्जॉर्बेंट जो एड्जॉर्ब करता है, एड्जॉर्ब्स कलर एंड स्टिक्स टू क्लोथ। एलम नाम का जो एड्जॉर्बेंट होता है वो कलर को एड्जॉर्ब कर लेता है और वो खुद क्लोथ पर चिपक जाता है। तो डाइंग इंडस्ट्री यानी कलरिंग इंडस्ट्री में जो है ये यूज होता है एड्जॉर्प्शन फेनोमेना का, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, लिख लो इसको। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों एज डीह्यूमिडिफायर। डीह्यूमिडिफायर क्या है? तो ह्यूमिडिटी को, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर्स बेसिकली। जैसे कपड़े वगैरह में ना तुम देखोगे बरसात के दिन में वाटर वेपर लग जाते हैं, उसमें एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर आके कपड़े का जो टाइटनेस है ना, या जो तुम बोल सकते हो वो जो उसका जो आयरन है, आयरन है, आयरन तो लोहा हो गया, सॉरी आयरन वर्ड उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। कपड़े का जो क्रीज है ना उसको खराब कर देता है मॉइस्चर आकर के, या फिर उसमें दाग भी लग सकते हैं मॉइस्चर के दाग। तो इन मॉइस्चर्स को हटाने के लिए, तो वो घर में तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कपड़ा पहनते रहते हैं रेगुलर तौर पर, लेकिन जहाँ पर दुकानों वगैरह में कपड़ा रखा होता है ना, तो उनको तो रखा हुआ कपड़ा है, अगर वो खराब हो जाएगा तो बेच नहीं पाएंगे,
घर में खराब भी हो गया तो कोई बात नहीं, चल सकता है। तो क्या करते हैं वो दुकान वगैरह में, हर एक कपड़े के पैकेट के अंदर क्या रहता है, सिलिका जेल रहता है। सिलिका जेल का पैकेट रहता है, छोटा छोटा पैकेट। तुम कोई भी सामान खरीदोगे मार्केट से ना, तो देखोगे उसके अंदर छोटा छोटा पैकेट रहता है, उसके अंदर कुछ दाने दाने होते हैं। तो सिलिका जेल का पैकेट रहता है। सिलिका जेल एड्जॉर्ब कर लेता है क्या, मॉइस्चर। नेक्स्ट है एज इन मेकिंग गैस मास्क, इन मेकिंग गैस मास्क। देखो चारकोल जो होता है ना, एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल जो है SO3, SO2, Cl2, ये सब जो गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में, सल्फर के जलने वगैरह से आता है, इन सब गैसेस को ज्यादा एड्जॉर्ब करता है। इन सब गैसेस को एड्जॉर्ब कर लेता है। यहां लिखोगे एक्टिवेटेड चारकोल एड्जॉर्ब्स these gases in preference to O2 and N2। देखो एटमॉस्फेयर में O2 N2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो है ही, साथ में कभी कभी ये सब गैसेस आ जाते हैं। देखो स्पेशली ये सब गैसेस कहाँ आते हैं ना, जो लोग माइंस के अंदर काम करते हैं, कोल माइंस में खास करके, तो वो लोग जो सांस लेते हैं तो सांस में बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर SO3 SO2 चला गया तो बहुत खतरनाक है। Cl2 तो खुद पॉइजनस है, और जो SO3 है ये जाके H2SO4 बना लेगा मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके, बॉडी के अंदर जाके, तो जलन क्रिएट करेगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इनफैक्ट नाक में भी अगर ये एंटर करेगा और मॉइस्चर है वहां पर, तो ये H2SO4 बना करके नाक में भी जलन क्रिएट कर सकता है। H2SO4 जला मतलब चमड़ी को इरिटेट कर सकता है उसको, ठीक है ना, चमड़े को इरिटेट कर सकता है। तो यहां पर देखो क्या होता है कि एक्टिवेटेड चारकोल इन सब गैसेस को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है कंपेयर टू O2 N2। तो मास्क बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जो लोग काम करते हैं उन फैक्ट्रीज में, उनको एक मास्क देते हैं, तो मास्क में ये एक्टिवेटेड चारकोल लगा होता है, तो ये क्या करता है, इन गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और O2 N2 को अंदर जाने देता है। तुम बोलोगे इन गैसेस को क्यों एब्जॉर्ब करते हैं इन प्रेफरेंस टू अदर गैसेस O2 and N2? क्योंकि इनका हाई मोलर मास है, हाई मॉलिक्यूलर मास। अब तुम जाकर के एड्जॉर्प्शन वाले शुरुआत के क्लास में एक बार देखोगे कि हाई मॉलिक्यूलर मास होने से क्या फर्क पड़ता है। हमने वहां पे बात किया था कि मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा है उतना आसानी से, उतना ज्यादा वंडरवाल फोर्स ये लगाता है, और जितना ज्यादा वंडरवाल फोर्स लगाएगा उतना ज्यादा ये एड्जॉर्ब हो जाएगा किसी एड्जॉर्बेंट के ऊपर। ठीक है, एक और एप्लीकेशन बच्चों हम लोग पढ़ते हैं और फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। लिख लोगे, इन क्रिएटिंग हाई डिग्री ऑफ वैक्यूम, इन क्रिएटिंग हाई डिग्री ऑफ वैक्यूम। नेक्स्ट है इन क्रिएटिंग हाई डिग्री ऑफ वैक्यूम। जैसे देखो एक कंटेनर है जिसके अंदर तुम वैक्यूम बनाना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, एक मशीन लगाओगे, वैक्यूम मशीन। वो क्या करेगा, इधर से गैस को खींच लेगा, वैक्यूम मशीन। पर वैक्यूम मशीन ऐसा नहीं कि 100% गैस को खींच सकता है। यहां से तुम जितना ज्यादा वैक्यूम यहां पर क्रिएट करना चाहोगे, यहां पर उतना कॉस्टली मशीन तुम्हें लाना पड़ेगा, बहुत कॉस्टली मशीन। अगर तुम खरीदोगे तो तुम फिर भी बहुत हाई लेवल तक वैक्यूम क्रिएट कर सकते हो, पर फिर भी 100% वैक्यूम नहीं क्रिएट कर सकते हो। लेकिन एक तरीका है कि एक सस्ता मशीन, ज्यादा हाई लेवल का मशीन मत खरीदो, ज्यादा एडवांस्ड मशीन मत खरीदो, एक सिंपल मशीन खरीद करके फिर भी तुम हाई लेवल का वैक्यूम क्रिएट कर सकते हो। कैसे? तो एक तुम मशीन खरीद लिया, इसमें जो वैक्यूम कुछ भी आया, कुछ गैस बचा हुआ है, कुछ गैस को निकाल दिया बाहर, तो मान लो अभी अच्छा खासा गैस इसके अंदर बचा हुआ है, तो तुम क्या करो, एक एड्जॉर्बेंट के कुछ टुकड़े पहले से ही इसके अंदर छोड़ दो। ये क्या करेगा, ये बहुत सारे और गैसेस को एड्जॉर्ब कर लेगा, एड्जॉर्ब्स गैसेस। तो क्या होगा, वैक्यूम मशीन ने कुछ वैक्यूम कर दिया,
बचे हुए गैस में से कुछ को इसने खुद एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बावजूद भी 100% वैक्यूम नहीं होगा, वो इम्पॉसिबल है क्रिएट करना। लेकिन ठीक है, एक कम दाम के मशीन से, कम खर्चीले मशीन से तुम अच्छे हाई लेवल का वैक्यूम क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि एड्जॉर्बेंट जो है ना ये बहुत महंगे नहीं होते हैं और ये खर्च भी नहीं होते हैं। एक बार एड्जॉर्बेंट ये सब एड्जॉर्ब कर लिया, उसको गर्म कर दो, फिर उस पर से गैस डिजॉर्ब हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में यहीं तक हम लोग बात करेंगे। इसके आगे तुम लोग एक काम करोगे, एनसीईआरटी से ये सेक्शन पढ़ लोगे, एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ोगे और इनमें जितने भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं उसको याद रखोगे। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच।